तो लास्ट वीडियो में हमने जो इक्विटी वाले सेक्शन था वो पूरा कर लिया था। हमने इक्विटी के बारे में पढ़ा था, हमने कैपिटल रिजर्व और एसपीआर और जनरल रिजर्व के बारे में हमने पढ़ा था। तो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी इक्विटी की, बट मैंने इक्विटी का जो नोट्स टू अकाउंट है वो नहीं दिखाया था। इस बैलेंस शीट का, दूसरी बैलेंस शीट का मैंने दिखाया था। तो इस बैलेंस शीट का पहले हम जो नोट्स टू अकाउंट है पहले वो देख लेते हैं, इक्विटी सेक्शन का। तो जैसे हम नोट्स टू अकाउंट में आते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या चीज़ मिल रही है देखने को कि कंपनी की ऑथराइज कैपिटल कितनी है, ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी है। तो इसका मतलब क्या है, ऑथराइज कैपिटल का मतलब क्या है कि एक घर है, एक घर की कीमत है 50 लाख, ठीक है। लेकिन मैंने क्या करा, मैंने उसका मतलब एक फ्लोर मैंने बेच दिया 25 लाख का, ठीक है। तो ऑथराइज कैपिटल क्या है, उस कंपनी की यानी अब यहाँ पर घर की जगह ले लीजिए आप कंपनी, ठीक है। उस कंपनी की कीमत 50 लाख है, ठीक है। लेकिन 50 लाख जो कीमत है उसको मैंने क्या करा, उसको मैंने शेयर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। 10 रुपये का एक शेयर है, 10 रुपये का एक शेयर है, ठीक है। यानी कि जो नंबर ऑफ़ शेयर कितने हो गए 5 लाख। अरे 50, देखिए 50 लाख कीमत है और मैंने उसको शेयर में कन्वर्ट कर दिया, एक शेयर 10 रुपये का, यानी कि 5 लाख शेयर हो गए, है ना। अब 5 लाख शेयर में से मैंने क्या करा, कुछ शेयर मैंने इशू करे। कुछ शेयर इशू करने का मतलब क्या है कि मैं 5 लाख शेयर में से मैं 1 लाख शेयर बेच रहा हूँ। मैंने कहा क्या, मैं अपना 1 लाख अपने शेयर बेच रहा हूँ। तो मतलब मैं इशू कर रहा हूँ लोगों को, हाँ पे अगर किसी को खरीदना वो खरीद सकता है। अब ज़रूरी नहीं कि 1 लाख शेयर बिक जाए, हो सकता है कम बिके, हो सकता है पूरे बिक जाए, है ना। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ नीचे लिखा हुआ है इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। इसका मतलब क्या है, देखिए कंपनी 1 लाख शेयर इशू कर रही थी। अब 1 लाख में से हो सकता है कि 1 लाख एप्लीकेशन आ गई, 1 लाख लोग आ गए, ठीक है। 1 लाख लोग आ गए, नहीं तो एक ही बंदा आ गया, उसने 1 लाख शेयर के लिए उसने एप्लीकेशन दे दी, ठीक है। तो यानी कि उसने क्या करा, अब उसने एप्लीकेशन दे दी, मतलब उसने अब हमारी बारी है उसको शेयर देने की। तो जैसे हम उसको देंगे, ठीक है, तो हमने उससे 10 रुपये मांगे थे, उसने हमें 10 रुपये पूरे पूरे दे दिए। यानी कि उसने 1 लाख शेयर उसने करे सब्सक्राइब और पूरी पूरी पेमेंट भी उसने कर दी, सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल, ठीक है। अब अगर मुझे ऑथराइज कैपिटल निकालनी हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक शेयर की जो भी वैल्यू है वो और नंबर ऑफ़ शेयर जो कंपनी के पास हो उससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। बट अब आपको कहाँ से पता चलेगा कि नंबर ऑफ़ शेयर कंपनी के पास कितने हैं, तो ऑलरेडी इसमें दे रखा है, देखिए ये दे रखा है, ठीक है। ये दे रखा है नंबर ऑफ़ शेयर, ये नंबर ऑफ़ शेयर है और ये उनकी वैल्यू है, ठीक है। अगर इंटू कर दोगे आपके पास तो ये 10,450 लाख रुपए आ जाएंगे, 10,450 लाख रुपए, यानी नंबर ऑफ़ शेयर ये है। हमने क्या करा, इसको इंटू कर दिया 10 से, तो हमारे पास ये अमाउंट आ गया। तो कंपनी के नंबर ऑफ़ शेयर ये है, देखिए ऊपर लिखा भी हुआ है। तो नंबर ऑफ़ शेयर चेंज भी हो सकते हैं, वो अलग अलग कॉर्पोरेट एक्शंस आते रहते हैं। अगर आपको कॉर्पोरेट एक्शन नहीं पता तो हमारी बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट की वीडियो आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ऑथराइज कैपिटल और इशूड शेयर कैपिटल समझ में आ गया, और सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल। तो कंपनी की इतनी है, ठीक है, इतनी ऑथराइज कैपिटल है, इशूड उन्होंने इतनी करी थी और पूरी पूरी सब्सक्राइब भी हो गई है। अब मार्केट वैल्यू कंपनी की कुछ भी हो सकते, वो तो वो चेंज होती रहती है, क्योंकि वहाँ पे सारा खेल डिमांड एंड सप्लाई का है। तो इक्विटी वाले सेक्शन में हमको दे रखा था। प्लस यहाँ पर है ना, हमें एक चीज़ और देखनी है, ये देखिए अगर हम नीचे जाएंगे, डिटेल्स ऑफ शेयर हेल्ड बाय ईच शेयर होल्डर होल्डिंग मोर देन 5%। अब जितने भी जो भी शेयर होल्डर, जिन लोगों ने 5% से ज़्यादा शेयर कंपनी के होल्ड कर रखे हैं, उनकी यहाँ पे लिस्ट दे रखी है। तो यहाँ पे BSE लिमिटेड ने कर रखे हैं सब्सक्राइब, ठीक है, और HDFC बैंक ने और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने कर रखे हैं और कैनरा बैंक ने कर रखे हैं, ठीक है। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने 5% से ज़्यादा इस कंपनी के शेयर होल्ड कर रखे हैं, और यहाँ पे इन्होंने दे भी रखा है कि इन्होंने कितने शेयर होल्ड कर रखे हैं। तो 20, 7, 7 और 5%, मतलब 5.58%। और साथ ही साथ हमें ना अदर इक्विटी का भी वहाँ पे दे रखा था ना ऑप्शन। तो अदर इक्विटी में जाएंगे तो यहाँ पे दो मेन चीज़ें नज़र आएंगी। एक है जनरल रिजर्व, जो कि कंपनी का लास्ट ईयर भी उतना था, इस साल भी उतना ही है। लेकिन जो रिटेन्ड अर्निंग्स है ये बढ़ गई हैं। रिटेन्ड अर्निंग्स वो अर्निंग्स है, मतलब ये
प्रॉफिट का हिस्सा होती है। अब जैसे मान लेते हैं कंपनी ने 1 लाख रुपए कमाए, अब 1 लाख में से कंपनी ने 10,000 उन्होंने क्या करा, उन्होंने बचा के रखे हुए हैं, 90,000 उन्होंने ये तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फिर जर्नलिज्म में भेज दिया, कहीं पर भी, ठीक है। तो जो 10,000 रुपये ना, उसे हम बोलेंगे रिटेन अर्निंग। तो रिटेन अर्निंग पे आपका फोकस ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। रिटेन अर्निंग पे आपका फोकस ज़्यादा होना चाहिए। अगर रिटेन अर्निंग बढ़ रही है तो मतलब अच्छी बात है। प्लस अगर हमें जनरल रिजर्व को थोड़ा सा और डिटेल में देखना है तो यहाँ पे जनरल रिजर्व का भी दे रखा है इन्होंने नोट्स टू अकाउंट। देखिए बिगिनिंग में इतना था, ठीक है, और मूवमेंट वगैरह यहाँ पे देखिए, मूवमेंट तो कुछ हुई नहीं साल के दौरान, और एंड में भी इतना ही रहा है। देखिए अब हम कवर करेंगे जो हमारा लायबिलिटी वाला सेक्शन है वो, ठीक है। तो लायबिलिटी का मतलब क्या है? लायबिलिटी का मतलब है कि कंपनी ने कितना पैसा बाहर वालों से उधार ले रखा है, या फिर कितना माल इन्होंने उधार में खरीद रखा है। दोनों चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे लायबिलिटी में दो सेक्शंस आते हैं, एक आता है नॉन करंट लायबिलिटी, एक आता है करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो नॉन करंट लायबिलिटी का मतलब क्या है? ऐसी लायबिलिटी जो कंपनी को 12 महीने से ज़्यादा, या फिर अब ये बोल सकते हो कि मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड में उनको पे करना है। वैसे रियल डेफिनेशन ये है कि मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड में जो लायबिलिटी कंपनी को पे करनी है उसे बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो फाइनेंशियल ईयर हमारा जो होता है वो 12 महीने का होता है, ठीक है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। तो यानी कि अब मान लेते हैं कंपनी ने बैंक से लोन ले रखा है 50 लाख का, और कंपनी को 2 साल में पे करना है। तो यानी यहाँ पे जो अकाउंटिंग पीरियड हो गया वो मोर देन वन हो गया, है ना। तो यानी कि जो बैंक से लोन ले रखा है जिसको 2 साल में पे करना है वो हो गया हमारा नॉन करंट लायबिलिटी। और वो आएगा हमारा, एक सेक्शन होता है ये जो यहाँ पे नहीं है क्योंकि इन्होंने, इस कंपनी ने कोई लॉन्ग टर्म लोन इन्होंने नहीं ले रखा। तो एक सेक्शन आ जाता है यहाँ पर, लिखा होता है लॉन्ग टर्म बोरोविंग, ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। बट यहाँ पे कंपनी ने कुछ लॉन्ग टर्म बोरोविंग मतलब कुछ बैंक से लोन वगैरह नहीं ले रखा है इन्होंने। और अगर मान लेते बैंक ने लोन लिया लेकिन वो 2 महीने 3 महीने के लिए, मतलब जिस साल लिया उन्होंने उसी साल उनको उसको पे कर दिया, जिस अकाउंटिंग पीरियड में लिया है उसी अकाउंटिंग पीरियड में उन्होंने पे कर दिया, तो उसे बोलते हैं करंट लायबिलिटी। तो जो मोटा मोटा जो हमने नॉन करंट लायबिलिटी की डेफिनेशन थी वो पढ़ ली, और जो करंट लायबिलिटी वो हमने समझ लिया, ठीक है। बट इसको हम थोड़ा सा और डीप डाउन हम समझेंगे। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि जो हमारी नॉन करंट लायबिलिटी होती है, ठीक है, उसको हमको मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड में हमको पे करना पड़ता है ना। ये हमारी ऐसी ऑब्लिगेशंस होती है जो हमें 12 मंथ से ज़्यादा हमें पे करना पड़ता है। तो हमने नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी जो है उसके बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ लिया, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऐसी लायबिलिटी होते हैं जो लॉन्ग टर्म पर्पस से होते हैं, यानी लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस होती हैं जिनको पे करने के लिए हमारे पास 12 महीने से ज़्यादा का टाइम पीरियड हमारे पास होता है, ठीक है। और नॉन करंट लायबिलिटी में हमारे लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स भी आती हैं। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स मतलब ऐसा लोन जो हमने 12 महीने से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए, यानी कि मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड के लिए हमने लिया है। और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ये आपको थोड़ा समझना ज़रूरी है। हमने डेफर्ड के बारे में हमने पढ़ा था, लेकिन डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के बारे में नहीं पढ़ा था हमने। देखिए कई बार ऐसा होता है कि अब हमारी जो अकाउंटिंग है, हमारी अकाउंटिंग से हमारा इनकम टैक्स बैठ रहा है 1 लाख रुपए, बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जब कैलकुलेट करा तो उनके हिसाब से बैठ रहा है 1,50,000। ऐसा हो जाता है क्योंकि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो अपने हिसाब से वो इनकम टैक्स वगैरह वो कैलकुलेट करता है, ठीक है। तो हमारी अकाउंटिंग के लिए 1 लाख, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं 1,50,000, तो हमने तो 1 लाख पे कर दिया है। तो वो क्या करेंगे, वो हमें नोटिस भेज देंगे कि हाँ कि आपको 50,000 और पे करना है। तो वो क्या हो जाएगी, वो हमारी लायबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। तो ये तब अराइज होता है जब हमारे हिसाब से जो प्रॉफिट है और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो प्रॉफिट है उसके हिसाब से वो मैच नहीं होता, उसमें डिफरेंस आ जाता है। कई बार इसका उल्टा हो जाता है कि हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारा इनकम टैक्स बैठ रहा है 1,50,000, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जब कैलकुलेट करा तो बैठ रहा है 1 लाख रुपये। तो वो हमारे लिए फिर डेफर्ड टैक्स असेट हो जाती है हमारे लिए वो। अब लॉन्ग टर्म प्रोविजंस वर्ड्स का मतलब आप समझिए। देखिए प्रोविज़न मतलब क्या, प्रोविज़न का मतलब है कि फ्यूचर में कोई हमारा एक्सपेंस होने वाला है,
ठीक है, कोई हमारा एक्सपेंस इनकट होने वाला है, तो हमने उसके लिए हमने पहले से हमने कुछ पैसा बचा के रखा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं लीव इनकैशमेंट हो गया, प्रोविडेंट फंड वगैरह हो गया, ग्रेजुएटी हो गया, तो ये फ्यूचर में खर्चा होने वाला है, बट ठीक है। तो हमने क्या करा, तो हमने इसके लिए थोड़ा सा पैसा हमने निकाल के रख दिया। तो अगर ये जो प्रोविज़न है, ठीक है, अगर ये लॉन्ग टर्म का है, जैसे अब देखिए अभी जो लायबिलिटी है अभी ये एक महीने एक साल के अंदर तो होने वाली नहीं है ना। जो एक साल में होने वाली होगी ना उसे हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ठीक है। जो लॉन्ग टर्म वाले जो खर्चे होते हैं ना, जो हमें लगता है कि अच्छा 2 साल 3 साल बाद होंगे, तो उसके लिए हम कुछ पैसा निकाल के रखते हैं, उसे हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। अब देखिए यहाँ पर हमें एक प्रोविज़न का सेक्शन दे भी रखा है, ठीक है। तो अभी हम उसको देखेंगे। अभी आप सिर्फ डेफिनेशन समझ लीजिए। तो ये तो हो गया हमारा। अब करंट लायबिलिटी, जो कि हमें सेम अकाउंटिंग पीरियड में हमें वो अमाउंट पे करना है, ठीक है। और शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स मतलब शॉर्ट टर्म के लिए हमने कुछ पैसा उधार लिया है। आमतौर पे जो हमारी वर्किंग कैपिटल है ना, वर्किंग कैपिटल जब हमारे पास जब उसकी शॉर्टेज हो जाती है तब हम लेते हैं, ठीक है। अब वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है कि जो हमारा डे टू डे जो ऑपरेशन होता है उसको चलाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। अब सिंपल बात है, अगर मान लीजिए अब आपकी एक शॉप है, ठीक है, आप रेंट नहीं दे पा रहे, आप जो नॉर्मल जो गुड्स हैं, ठीक है, जो आप बेचना है उसका रॉ मटेरियल लेके नहीं आ पा रहे, तो सिंपल बात है यानी आपको पैसे की ज़रूरत है। या फिर आप ऐसा समझिए कि आप फ्रूट्स बेचते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास फ्रूट्स खरीदने के पैसे नहीं है तो आप बेचोगे कैसे? तो वो क्या हमारी वो वर्किंग कैपिटल है। तो कई बार उसकी भी शॉर्टेज हो जाती है तो कंपनी लोन ले लेती है, शॉर्ट टर्म लोन ले लेती है। अब ट्रेड पेबल, देखिए ट्रेड पेबल में ना दो चीज़ें आती हैं। ट्रेड पेबल में दो चीज़ें आती हैं। देखिए अब हमने क्या करा, हमने किसी से माल ख़रीदा, और हमने कहा ठीक है हम यार मैं ना तो 2 महीने बाद पे कर दूंगा, ठीक है। तो वो मेरा अच्छा दोस्त है, उसने बोला ठीक है भाई पे कर देना। तो मैं अब वो मेरे लिए क्या है, वो मेरे लिए है क्रेडिटर, मेरे लिए क्या है, वो क्रेडिटर है ना। वो मेरे लिए है, यार गलती हो रही है, क्रेडिटर है, ठीक है। अब उसी तरीके से क्या होता है, कई बार हमने उधार माल खरीदा बट उसको ट्रस्ट नहीं है, वो कह रहा है नहीं भाई अभी पे कर। तो हमने कहा ठीक है मैं ना तो एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज साइन करके दे रहा हूँ, ठीक है, फिर तो ट्रस्ट बन जाएगा ना। कह रहा ठीक है। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है उसे समझ लेते हैं। देखिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे मैं ना लिख के दूंगा कि हाँ मैं इतनी तारीख को ये पैसा पे कर दूंगा, तो तब जाके उसके पास ना एक लीगल एविडेंस हो जाता है कि हाँ भाई ये बंदा पे करेगा। अगर नहीं, और जैसे अगर मान लेते हैं कि बीच में जैसे अब मैं पे करूँगा 1 तारीख को, मतलब आज 10 तारीख है मान लेते हैं, मुझे पेमेंट करनी है 1 तारीख को, अब बीच में उसको पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो वो इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को बैंक जाके वो इनकैश भी करा सकता है, बट बैंक उसको पूरा पैसे नहीं देगा, वो कुछ चार्जेस लेगा, ठीक है, ठीक है। तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज मुझे पे करना है, तो यानी मैं अपने अकाउंट्स में लिखूंगा बिल्स पेबल, और जिस बंदे को पैसा रिसीव करना है वो अपनी बिल्स ऑफ अकाउंट में लिखेगा बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। इतना समझ में आ गया। और अगर इनकेस अगर नहीं पे कर पाते हैं तो इसका भी एक पूरा प्रोसीजर होता है, केसेस वगैरह होते हैं, चार्जेस वगैरह होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये इसीलिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज मांग दिया जाता है। तो ये तो है ट्रस्टवर्दी, ये है मतलब ये तो है कि हाँ भाई उसने ट्रस्ट पे उसने कहा ठीक है भाई ले जा, और ये भाई इस पर ट्रस्ट नहीं था तो उसने बिल्स ऑफ एक्सचेंज मांग लिया उसने, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपको मिलेगा क्या, ट्रेड पेबल्स। क्या मिलेगा, ट्रेड पेबल्स, ठीक है। तो ये भी आमतौर पे हमारी ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होती है। और अदर करंट लायबिलिटी में तो कुछ भी आ सकता है, वो बस वो भी, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए होगी। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन मैंने बता दिया, मतलब शॉर्ट टर्म का कोई खर्चा है जो हमको लगता है कि हाँ होने वाला है, तो मैंने उसके लिए पैसा कुछ सेट असाइड करके रख दिया, मतलब साइड में रखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए जैसे कि मैंने बोला कि ये देखो ये भी ग्रेजुएटी या फिर लीव इनकैशमेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि कुछ एम्प्लॉय इस साल ही रिटायर होने वाले हों, तो उनको तो पैसा देना पड़ेगा ना, तो ये होता है। फिर तो इसे हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। फिर अगर हमें टोटल लायबिलिटी पता लगानी है तो हम शेयर होल्डर्स फंड्स और नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी इन तीनों प्लस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल लायबिलिटी।
अगर आपको याद हो कि मैंने फर्स्ट वीडियो में एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट मैंने आपको दिखाया था, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। देखिए ये रहा, ठीक है। तो इंटरनल लायबिलिटी का मतलब क्या है कि हाँ शेयर होल्डर्स फंड। और आउटसाइड लायबिलिटी में मैंने बताई थी दो, एक तो होती है लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म, यानी कि करंट और नॉन करंट, ठीक है। तो अगर मुझे पता लगाना है कंपनी की कितनी टोटल असेट है, तो इन दोनों को अगर मैं प्लस कर देता हूँ तो मेरे पास टोटल असेट आ जाएगी। या फिर अगर मुझे सिर्फ लायबिलिटी बतानी है तो टोटल असेट में से मैं शेयर होल्डर्स फंड माइनस कर दूंगा तो मेरे पास लायबिलिटी आ जाएगी। तो चलिए दोबारा वापस आ गए हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, ठीक है। तो हमने डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली, अब देखते हैं कि जो सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं क्या रियल में वो सारी चीज़ें होती हैं बैलेंस शीट में। तो आंसर है येस और नो, मतलब दोनों है। देखिए कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं होती हैं। जैसे अभी हमने फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ की कोई डेफिनेशन नहीं पढ़ी, तो फाइनेंशियल लायबिलिटी अब क्या है, तो इसके लिए हमें इसका जो नोट्स, जिसका नोट नंबर है 15, हमें वो देखना पड़ेगा। तो फाइनेंशियल लायबिलिटी में कौन कौन सी लायबिलिटीज़ हैं, तो देखिए ये रहा नोट नंबर 15। तो नोट नंबर 15 में देखिए यहाँ पे हमारी ये सारी सारी क्या है, ये नॉन करंट लायबिलिटी है ना, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। देखिए एक ये रहा, ये पूरा करंट लायबिलिटी का, ये नॉन करंट लायबिलिटी का है और ये करंट लायबिलिटी का है। तो यहाँ पर है अक्रूड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस ईयर मार्क्ड 79.54 लाख, और बैंक FDR इंक्लूडिंग अक्रूड इंटरेस्ट, ठीक है 28 लाख, और म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो ये सारी के सारे मिलाकर इतनी ये लायबिलिटी है, ठीक है। अक्रूड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, तो कुछ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, उनको पे करना है, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए इन्होंने, ठीक है। और बैंक FDR वगैरह, म्यूचुअल फंड, तो ये तो नॉन करंट हैं, तो बट ये उतनी खास नहीं है। देखिए फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ में ना जब भी वर्ड आ जाए फाइनेंशियल लायबिलिटी तो समझ जाना कि कुछ सॉलिड नहीं है। सॉलिड मतलब मेरे कहने मतलब क्या है, जैसे कोई मतलब बिल्डिंग वगैरह नहीं है, ठीक है, बिल्डिंग या फिर कोई मशीनरी वगैरह है, उससे रिलेटेड कुछ नहीं है। फाइनेंशियल एसेट से रिलेटेड है। फाइनेंशियल एसेट मतलब जैसे सिक्योरिटीज़ हो गया, बॉन्ड्स वगैरह हो गई, FD है ना, तो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड है वो सारी लायबिलिटी। अब अगर करंट लायबिलिटी का देखूँ तो यहाँ पर क्या है, हमारी कौन कौन सी करंट लायबिलिटी है, सिक्योरिटी डिपॉजिट और पेबल एंड परचेज। तो ये हमें उतना देखना ज़रूरी नहीं है जितना ये ज़रूरी है नॉन करंट, ठीक है। हाँ करंट लायबिलिटी अगर हम देखें तो यहाँ पर ये हमारी है, यहाँ पे इसके लिए मैं देख लेता हूँ। देखिए अगर मैं करंट लायबिलिटी की बात करूँ तो ये टोटल है हमारे पास 9364। तो इसके लिए मुझे ना कंपनी की जो असेट साइड है मुझे वो देखना पड़ेगा कि उनके पास क्या उतनी करंट असेट हैं पे करने के लिए। देखिए ये पैसा इनको इसी अकाउंटिंग पीरियड में उनको पे करना है, तो मैं देख लेता हूँ क्या इनके पास इतना पैसा है। तो पता नहीं आपको दिख पा रहा है फिर नहीं, यहाँ पर कंपनी की जो करंट असेट हैं वो है 48,373, ठीक है। कंपनी की टोटल करंट असेट कितनी है, 48,373। अब करंट एसेट क्या होती है, करंट एसेट वो एसेट्स होती हैं जो कंपनी उसी अकाउंटिंग पीरियड में उसको कैश में कन्वर्ट करना चाहती है या फिर वो ऑलरेडी कैश में कन्वर्टेड हैं। अब देखिए सारी बैलेंस शीट जो होती है ना वो एक जैसी नहीं होती हैं, वो सारी लायबिलिटीज़ भी आपको सारे एक जैसे नहीं मिलेंगी। जैसे कि अभी हमने देखा था प्रोविज़न और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी वगैरह, बट जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको लॉन्ग टर्म बोरिंग सबको कहीं नज़र नहीं आएगी। हाँ प्रोविजंस आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी, बट आपको लॉन्ग टर्म बोरिंग शॉर्ट टर्म बोरिंग्स आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। तो पहले हम नज़र मारते हैं ये फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ क्या है, मतलब नॉन करंट लायबिलिटीज़ में ये फाइनेंशियल लायबिलिटी, ठीक है। तो फाइनेंशियल लायबिलिटी का हम यहाँ पर नोट्स टू अकाउंट देखने वाले हैं, नोट नंबर है 15। तो ये रहा हमारा नोट नंबर 15। तो नोट नंबर 15 में हमें नॉन करंट लायबिलिटी भी दे रखी है और करंट लायबिलिटी, मतलब दोनों का यहाँ पे जो नोट्स टू अकाउंट है वो सेम ही है। तो नोट्स अगर नॉन करंट लायबिलिटीज़ में अगर यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, अक्रूड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, और यहाँ पर आ रहा है बैंक FDR और म्यूचुअल फंड। तो यानी कंपनी ने क्या कर रखा, कंपनी ने इन लोगों से, ठीक है, कंपनी इन लोगों से उधार ले रखा है, आप ये कह सकते हो, है ना। और अगर हम यहाँ बात करते हैं लीज लायबिलिटी, तो लीज लायबिलिटी भी है कंपनी के ऊपर। अब लीज आपको पता होगा
कि जब हम कोई चीज़ हम लॉन्ग टर्म के लिए एक तरीके से समझ लिए हम रेंट पे ले रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे कंपनी के ऊपर लीज लायबिलिटी भी है, तो उतनी यहाँ पे ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि कंपनी की जो नॉन करंट लायबिलिटी वो कम है, और यहाँ पे जो करंट लायबिलिटी है वो भी कंपनी की कम है। अब करंट लायबिलिटी यहाँ पर कंपनी की है 4000, सॉरी ये नहीं है, ये तो टोटल अमाउंट है, बट यहाँ पर अगर हम देखें तो जो टोटल जो अमाउंट है 4466 है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो एक बार चेक कर लेते हैं हमारी बैलेंस शीट में। तो यहाँ पे कंपनी की जो बैलेंस शीट है, यहाँ पे करंट लायबिलिटी ये है 9364, और यानी कि वो अमाउंट नहीं था टोटल वो। तो यानी अगर कंपनी के पास इतनी करंट एसेट है तो हमें घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे कि हमको पता है कि करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटीज़ होती हैं जो हमको उसी अकाउंटिंग पीरियड में उनको पे करना होता है ना। तो एक बार देख लेते हैं कंपनी के पास क्या जो करंट लायबिलिटीज़ हैं क्या कम से कम इतनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हो सकता है आपको नज़र ना आ रहा हो, तो आप एक काम कीजिए, आप ये जो आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप ये ओपन कर लीजिए पीडीएफ इसकी, ये जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो कंपनी की नॉन करंट असेट देखते हैं, यहाँ पे नॉन करंट असेट टोटल कितनी है, 48,373, और कंपनी की जो लायबिलिटी है, जो करंट लायबिलिटी है वो है 9000, ठीक है, ये रही 9364, यानी कंपनी ईजिली अपने करंट लायबिलिटीज़ पे कर सकती है। तो कंपनी जो फाइनेंशियल लायबिलिटी वो वाला सेक्शन तो हमने देख लिया, तो उसमें फाइनेंशियल लायबिलिटी और अदर फाइनेंशियल लायबिलिटी वो हमने दोनों कवर कर लिए। अब डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी तो मैंने आपको बता दिया है कि यानी कंपनी जो अपना इनकम टैक्स बनाया था, ठीक है, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से कम था, तो इसलिए यहाँ पे हमारी ये आ गई डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है। तो इसका भी आप चाहो तो नोट्स टू अकाउंट दे सकते हो, बट उतनी ज़रूरत नहीं है हमें देखने की। और अदर लायबिलिटीज़ ये आप चाहो तो आप देख सकते हो, यहाँ पे नोट नंबर 18 दे रखा है। और प्रोविजंस मतलब कि कंपनी को ऐसा लग रहा है कि यहाँ के फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में कुछ खर्च हो सकता है, तो उन्होंने कुछ इसके लिए पैसा उन्होंने निकाल के रखा है। तो एक बार नोट नंबर 18 और 17 दोनों देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा नोट नंबर 17। तो कंपनी ने एक तो प्रोविज़न बना रखा है ग्रेजुएटी के लिए, अच्छा, मतलब कोई अगर एम्प्लॉय अगर अपने 5 साल पूरे कर लेता है तो उसे मिलेगी ग्रेजुएटी, तो उसके लिए उन्होंने पहले ही रखा हुआ पैसा। और कंपनसेटेड एब्सेंस ये दे रखा, ठीक है। इसको और अगर हमें डीप में समझना है तो उसके लिए हमें दे रखा है इन्होंने रेफर नोट नंबर 34.2, प्रोविज़न फॉर ग्रेजुएटी ये भी दे रखा, ठीक है। मतलब ये वाली ग्रेजुएटी देखो, ये तो करंट वाला है जो इस साल पे होगा, ये है मतलब फ्यूचर में जो पे होगा। और अदर लायबिलिटीज़ में इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कुछ इनकम ऐसी है जो एडवांस में रिसीव हो गई है। मतलब कई बार ऐसा होता है जिससे कि अब मेरी कंपनी है, ठीक है, तो हमारी कुछ ऐसी सर्विस है कि हम मेंबरशिप प्रोवाइड कराते हैं, मतलब हमारी सर्विस के लिए आप मेंबरशिप ले लो एग्जाम्पल तौर पे। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ मेंबर 2 साल या 3 साल की पेमेंट एक साथ ऐसी कर देते हैं, या फिर मान लो अब पेमेंट मंथली होती है, अब कुछ लोगों ने एडवांस में पे कर दी 6 महीने की, 2 महीने की, तो यानी कि वो इनकम मेरी एडवांस में आ गया, तो वो यहाँ पर है, तो उसको वो हमारे लिए वो लायबिलिटी वो शो होगी, वो इनकम वो अभी हम इनकम शो नहीं कर सकते। तो ये तो है हमारी नॉन करंट, और ये रही हमारी करंट वाली। और प्रोविज़न्स यहाँ बना रखे हैं कंपनी ने शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक, यहाँ पे लॉन्ग टर्म का भी देख लिया हमने और शॉर्ट टर्म का भी हमने देख लिया। ये 17 हमने देख लिया था ना, 17, और ये हमारा किस में ये भी 17 में ही दे रखा है। और अदर लायबिलिटीज़ ये भी हमने देख लिया, सेक्शन 18 हमने देख लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इनमें से मेन हमें देखना क्या चाहिए। देखिए अब यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स और शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स हम देखते हैं मेनली, बट वो चीज़ तो यहाँ पे हमें देन रखी है। तो उसके बाद फिर हम देखते हैं प्रोविजंस। तो प्रोविजंस हमने देख लिए थे, ठीक है, प्रोविजंस हमने देख लिए। बाकी अब आप ये देखिए, अगर लॉन्ग टर्म बोरोविंग शॉर्ट टर्म बोरोविंग ने दे रखी है, तो आप बस ये देखिए कि टोटल जो हमारी नॉन करंट लायबिलिटी वो कितनी है, तो वो है टोटल है 383, जो कि देखा जाए तो कम है। मतलब कंपनी के पास इतनी करंट एसेट है कि उससे ना वो अपनी जो नॉन करंट लायबिलिटी और जो करंट लायबिलिटी है दोनों को पे कर सकती है, उनके पास इतनी करंट एसेट है।
तो यहाँ पे हमें घबराने की मतलब यहाँ पे कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो हमने लायबिलिटी वाला सेक्शन हमने कवर कर लिया है, मतलब इक्विटी एंड लायबिलिटी वाला। अब हम देखते हैं असेट्स।